गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय यानी कि बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जिसे शॉर्ट में BPT कहते हैं, इसे हम लोग साबित करने वाले हैं। इसे हम लोग थेल्स प्रमेय के भी नाम से जानते हैं। तो पहले इसके स्टेटमेंट को पढ़ते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ये आपके एग्जाम में बहुत बार आ चुका है। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं। यहाँ हम लोग स्टेटमेंट लिखे हैं कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। चलिए, तो पहले हम लोग एक काम करते हैं, एक त्रिभुज बनाते हैं और फिर इस स्टेटमेंट को समझेंगे। हम यहाँ पे एक त्रिभुज बना लेते हैं, इसका नाम मैं यहाँ दे देता हूँ ABC। चलिए स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए रेखा खींची जाए। चलिए, तो हम लोग यहाँ पे BC के समांतर एक रेखा खींच रहे हैं इस तरह से। ठीक है, BC के समांतर एक रेखा खींच रहे हैं जो क्या कर रहा है, अन्य दो भुजाएं AB और AC को क्रमशः D और E पर प्रतिच्छेद कर रहा है। ठीक है, यहाँ BC के समांतर यह DE खींचे हैं जो अन्य दो भुजाएं AB और AC को D और E पर प्रतिच्छेद करता है। यही ना आपके स्टेटमेंट में कह रहा है। तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती हैं, यानी कि यह AB और AC इस DE के द्वारा एक ही अनुपात में विभाजित हो रहा है, यह हमें साबित करना है। तो चलिए सबसे पहले इसको लिख लेते हैं। दिया क्या है जी? तो दिया है कि ABC एक त्रिभुज है। ABC एक त्रिभुज है। ABC एक त्रिभुज है। ABC एक त्रिभुज है। और क्या दिया हुआ है? तो यहाँ दिया हुआ है कि D और E क्रमशः AB तथा या AB और AC पर स्थित है। और जहाँ पे क्या दिया है कि DE समांतर है BC के। DE समांतर है BC के। तो सिद्ध करना है कि ये अन्य दो भुजाएं जो है एक ही अनुपात में बट रही है, यानी कि AD बटा DB बराबर में AE बटा EC। AD बटा DB बराबर AE बटा EC, यह हमें साबित करना है। ठीक है, चलिए यहाँ पे लिखते हैं रचना, कंस्ट्रक्शन करेंगे। रचना में क्या करेंगे, तो देखिए क्या करते हैं। सबसे पहले हम लोग BE को और CD को मिलाते हैं। ठीक है, और ये ध्यान रखना होगा कि रचना जब भी खींचना आपका डॉटेड होना चाहिए, क्योंकि ये दिया नहीं है, ये हम लोग कंस्ट्रक्ट किए हैं, तो यह डॉटेड ही होना चाहिए, हमेशा याद रखना। अच्छा, फिर क्या करते हैं, यहाँ D से AE पर लंब खींचते हैं और यहाँ E से AD पर लंब खींचते हैं। या यूं कह सकते हैं कि हम लोग D बिंदु से AC पर लंब खींचे हैं, ये AC पर लंब खींचे हैं, और यहाँ E बिंदु से AB पर लंब खींचे हैं। तो इसका नाम M देते हैं और इसका नाम यहाँ N दे देते हैं। चलिए, तो रचना में जो जो काम किए हैं वो लिखना होगा। ध्यान रखना है कि ये भी डॉटेड होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब रचना में जो जो हम लोग किए हैं यहाँ लिखते हैं। तो यहाँ क्या किए हैं, पहले तो लिखे हैं कि BE तथा CD को मिलाया, इन दोनों को मिलाए हैं। और क्या किए हैं, तो हमने क्या किया है कि DN लंब AC और EM लंब AB खींचे। ठीक है, तो जो हम लोग काम किए हैं रचना में वो सारा कुछ यहाँ लिख देंगे। अब यहाँ लिखा जाएगा प्रमाण। तो बहुत ही अच्छा थ्योरम है, एकदम ध्यान से समझिएगा, आपके एग्जाम में आता ही है ये। चलिए, अच्छा आपको त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला पता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला, तो हम लोग इसका फॉर्मूला जानते हैं, 1/2 आधार गुणे संगत शीर्षलंब या ऊंचाई, संगत ऊंचाई, यही ना हम लोग जानते हैं। चलिए, तो यहाँ पे मैं अगर कहूँ इस त्रिभुज ADE के क्षेत्रफल के बारे में, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, शॉर्ट में लिखना है, ऐसा 9th में हम लोग सीखे हैं ADE। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 1/2, अगर हम आधार AD को मान लें, तो शीर्ष लंब आपका यह हो जाएगा EM,
हो जाएगा ना जी, चलिए ठीक है। अच्छा, अगर मैं फिर यहाँ पे बात करूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल BED इसके बारे में, ठीक है। तो देखिए इसका हो जाएगा 1/2, आधार यहाँ पे हम लोग DB ले लेते हैं, आधार DB ले लेते हैं और इसकी संगत ऊंचाई यही हो जाएगी EM ही। अब आपके मन में सवाल उठेगा कि सर ये तो इस त्रिभुज से बाहर है, इसको क्यों लिए हैं? तो देखिए मैं इस कंसेप्ट को पहले आपको क्लियर कर देता हूँ। मैं यहाँ पे एक त्रिभुज बनाता हूँ उसी टाइप का, ठीक है। मैं उसी टाइप का यहाँ पे एक त्रिभुज बनाता हूँ, समझना बात को, बहुत ही अच्छा है ये समझना। चलिए मैं इसका नाम देता हूँ कुछ P, इसका Q और इसका R। अगर हम लोग बात करें इस त्रिभुज के क्षेत्रफल की, तो और मैं इसे बाहर की एक ऊंचाई यहाँ पे ले लेता हूँ, संगत शीर्षलंब यहाँ पे गिराता हूँ, ठीक है। चलो भैया यहाँ पे इसका नाम S दे देते हैं। अगर हम इस त्रिभुज PQR की क्षेत्रफल की बात करें, PQR के क्षेत्रफल की बात करें, त्रिभुज PQR के क्षेत्रफल, तो आप क्या कर सकते हैं 1/2, या फिर मैं पहले लिख देता हूँ इस तरह से 1/2 आधार गुना ऊंचाई तो फॉर्मूला होता है। तो अगर इसमें देखें कहें कि हमने शीर्षलंब है ही नहीं, ये तो बाहर का है, आप ये कह दो, आप ये जिद पकड़ लो, तो मैं देखो इसको कह दूंगा कि आप एक काम कर सकते हैं कि त्रिभुज PSR के क्षेत्रफल में से अगर हम त्रिभुज किसका क्षेत्रफल घटा लें, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हम लोग PSQ घटा दें। ध्यान से देखना, PSR के क्षेत्रफल में से अगर मैं कहूं कि PSQ को घटा देंगे तो ही ना आएगा, ये तो सही है ना। चलिए अब मैं इसका फॉर्मूला बताऊं PSR का, तो 1/2 आधार आपका क्या हो जाएगा, तो आधार आपका ये लेना होगा SR, और ऊंचाई क्या लेना होगा, तो ऊंचाई आपको क्या ले लेना होगा PS, ठीक है, माइनस इसका क्षेत्रफल, तो 1/2 SQ और ऊंचाई हो जाएगा आपका PS, ठीक है। चलिए अब मैं यहाँ से 1/2 यहाँ से मैं कॉमन कर लेता हूँ 1/2 को और PS को, तो यहाँ बच जाएगा SR और माइनस में SQ और बाहर निकल गया आपका PS और 1/2। तो 1/2 SR में से SQ घटाना है, SR में से SQ घटाना, तो ये QR ही बचेगा, तो QR इंटू में PS। तो वही मैं यहाँ पे कंफर्म करना चाहता था कि 1/2 आधार हमने यही लिया और ऊंचाई ये बाहर वाला ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो वही काम हम लोग यहाँ भी किए हैं कि इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए 1/2 आधार यह लिए हैं, तो इसके संगत ऊंचाई ये ले सकते हैं। अब आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया। चलिए तो अब आगे इसमें हम लोग बढ़ते हैं। अच्छा, इसमें इससे भाग दे देते हैं, भाग देने पर, ठीक है, इसमें भाग देने पर देखते हैं क्या होता है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बटा में एरिया ऑफ ट्रायंगल BED, अच्छा बराबर क्या हो जाएगा 1/2 AD गुना में EM और बटा में 1/2 DB गुना में EM। देखिए ये कट जाएगा और यह भी कट जाएगा, यानी यहाँ से एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बटा में एरिया ऑफ ट्रायंगल BED बराबर हो गया AD और बटा में DB, AD बटा में DB, यह समीकरण 1 मान लेते हैं। उसी तरह से मैं लिखता हूं एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, फिर से दोबारा ले रहे हैं अगेन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, लेकिन अब की बार आधार ये लेके चलते हैं, आधार आपका ये वाला लेते हैं, तो संगत ऊंचाई यह हो जाएगी, यानी हो जाएगा 1/2 AE गुना में DN, ठीक है। उसी तरह से मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल दूसरा वाला लेता हूं इधर नीचे के लिए, तो यहाँ पे ले लेता हूं मैं, जैसे इसके पहले में क्या लिए थे, ध्यान से देखना, यहाँ पे लिए थे BED, देख लीजिए BED, तो यहाँ पे लिखेंगे CDE, क्या हो जाएगा 1/2 आधार किसको लेंगे EC को, ठीक है, और ऊंचाई क्या हो जाएगा आपका वही DN हो जाएगा। अब इसमें भी इससे भाग देते हैं, ठीक है, चलिए भाग देते हैं। तो लिखो यहाँ भाग देने पर क्या हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बटा में एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE, ठीक है, CDE,
और इधर आ जाएगा आपका 1/2 AE बटा में DN और 1/2 EC बटा में DN। ठीक है, तो देखो यह DN कटा 1/2 कटा, तो यहाँ क्या बच जाएगा, तो यहाँ आपका आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बटा में एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE बराबर AE बटा में EC, AE बटा में EC एज ए समीकरण 2। यह समीकरण 2 हो गया और समीकरण 1 आपका यह आया। देखो इन दोनों में देखो, यहाँ ADE है, यहाँ भी ADE है, लेकिन नीचे वाला गड़बड़ हो जा रहा है। यहाँ देखो BED है और यहाँ पे CDE है। ठीक है, तो अगर ऊपर वाला बराबर है तो नीचे वाला अगर बराबर हो जाएगा तब ना ये दोनों अनुपात बराबर हो पाएंगे। तो हमें अभी इसको और इसको इक्वल दिखाना होगा। तो हम लोग को पता है कि एक ही आधार देखिए यहाँ पे एक ही आधार है आपका DE और एक ही समांतर, ये हम लोग पढ़े 9th क्लास में, एक ही समांतर, यानी कि यहाँ पे एक ही समांतर कौन होंगे, DE समांतर BC जो दिया है के बीच बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है। त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है। एक ही आधार और एक ही समांतर के बीच बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है। ये हम लोग क्लास 9 में पढ़े हैं। तो देखिए हम लोग त्रिभुज बात करते हैं BED, देखो BED का और CDE का, इन दोनों त्रिभुजों में। तो इन दोनों त्रिभुजों का आधार यह DE है और दोनों एक ही समांतर के बीच है, DE समांतर BC। तो इन दोनों का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बराबर, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल BED बराबर में एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE हो जाएगा। इसे समीकरण 3 मान लो। ठीक है, इसे समीकरण 3 मान लो। तो समीकरण 1, 2 और 3 से देखेंगे। अब समीकरण 1 आपका ऊपर है, यहाँ पर ADE है और समीकरण 2 में भी यहाँ देखो ADE है, यहाँ BED और CDE जो समीकरण 3 से बराबर हो जा रहा है, समीकरण 3 से दोनों बराबर हो जा रहा है, यानी कि यह पूरा इसके बराबर हो गया। क्यों? क्योंकि ये नीचे वाले दोनों त्रिभुज भी आपस में बराबर हो गए, इन दोनों का क्षेत्रफल बराबर हो गया ना, यहाँ देख रहे हैं। तो इसलिए हम लोग समीकरण 1, 2 तथा 3 से क्या कर देंगे, या AD बटा DB बराबर में AE बटा EC। तो यहाँ लिख देते हैं समीकरण 1, 2 तथा 3 से क्या हो जाएगा, AD बटा DB बराबर में AE बटा EC। हमने यहाँ से साबित कर दिया, यहाँ से यह प्रमाणित हो गया। तो इस थ्योरम को आपको ध्यान रखना होगा, थेल्स प्रमेय को, या BPT कह सकते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है। तो हमने यहाँ से ये सीखा कि अगर हमारे पास कोई त्रिभुज है, ठीक है, त्रिभुज है और त्रिभुज के किसी एक भुजा के समांतर एक रेखा के जरिए बाकी दो अन्य भुजाओं को प्रतिच्छेद कर रहा है, अन्य भुजाओं को प्रतिच्छेद कर रहा है, इसका नाम D यहाँ पे E देते हैं, D और E पर प्रतिच्छेद कर रहा है ना, AB और AC को। तो अगर यह इसके समांतर है, यहाँ देख रहे हैं, यदि त्रिभुज ABC में DE समांतर है BC, तो अगर DE BC के समांतर हो गया तो ये दोनों भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होंगी, यानी कि यहाँ लिख सकते हैं AD बटा DB बराबर में AE बटा EC। अगर यह समांतर होगा तो ये लिख सकते हैं थेल्स प्रमेय से। ठीक है, ऐसा ही नहीं कि सिर्फ यही अनुपात, आप ऐसे भी अनुपात को दिखा सकते हैं, AD बटा AB, AD और बटा में पूरा AB, या AE बटा में पूरा AC, AE बट्टा में पूरा AC। मतलब जो इधर लेंगे ना वही अनुपात बराबर के उधर भी लेना होगा। ऐसे इधर ये भी प्रूफ कर सकते हैं कि DB बटा में AD बराबर में EC बटा में AE। ठीक है, ये तो इसी से आ गया, इसी को पलट देने से आ गया है। ऐसे ही और भी अनुपात हो सकते हैं। अगर मैं चाहूं तो इधर AB बटा में AD और AC बटा में AE लिख सकता हूं। मैं चाहूं तो यहाँ पे ये भी अनुपात ले सकता हूं,
ए बी बटा में डी बी बराबर में ए सी बटा में ई सी। तो जैसे इधर अनुपात लेंगे, जैसे देखिए ए बी बटा ये डी बी लिया है, तो यहाँ ए सी बटा ई सी लेंगे। तो थेल्स प्रमेय से ये सारे कंडीशन आप दिखा सकते हैं। जैसे मान लो अगर मैं कहूँ कि चलिए आपने तो पहला प्रूफ कर दिया, दूसरे के लिए कहिए ए डी बटा में ए बी कैसे आएगा, ए ई बटा में ए सी, ये कैसे प्रूफ होगा। तो दूसरे को प्रूफ करने के लिए देखिए बहुत ही आसान तरीका है। सेकंड वाले को प्रूफ करने के लिए मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि हमने अभी देखा कि ए डी बटा डी बी बराबर है ए ई बटा ई सी के, ये तो हमने देख लिया, ठीक है। अगर मैं कहूँ इसको मैं पलट के लिखना चाहता हूँ तो पलट के लिख सकते हैं ना इस तरह से। तो यहाँ आपका आ जाएगा डी बी बटा ए डी बराबर में ई सी बटा ए। तो इससे तो आपका तीसरा ऐसे ही साबित हो गया। चलिए हम लोग दूसरे की बात कर लेते हैं। अब लिखते हैं दोनों तरफ एक जोड़ने पर, दोनों तरफ एक जोड़ने पर, एक जोड़ने पर चलिए देखते हैं क्या होता है। डी बी बटा में ए डी प्लस 1 और यहाँ पे ई सी बटा में ए ई प्लस 1, ऐसे कर सकते हैं ना। चलिए अब एलसीएम लेते हैं। तो यहाँ एलसीएम आपका ए डी हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा आपका डी बी प्लस ए डी, ठीक है। और यहाँ हो जाएगा एलसीएम लेंगे ए ई, तो यहाँ हो जाएगा ई सी प्लस में ए ई। तो जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं, चलिए मैं फिगर यहाँ पे ला देता हूँ। तो क्या देख रहे हैं यहाँ, तो डी बी प्लस ए डी, देखिए डी बी और ए डी जोड़िएगा तो ये ए बी हो जाएगा और बटा में ए डी। और इधर देखिए ई सी और ए ई को जोड़िएगा तो ई सी और ए ई को जोड़िएगा तो यह ए सी हो जाएगा और बटा में आपका ए ई। तो हम इसको फिर से अगर पलटना चाहें, इसको पलटना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं ना, ए डी बटा ए बी बराबर में ए ई बटा ए सी। तो देखिए तो ये प्रूफ हो गया कि नहीं। तो इस तरह से हम लोग सारे को प्रूफ कर सकते हैं। ये जितने भी हमने लिखे थे इसके कंसेप्ट वो सारे प्रूफ हो जाएंगे, सारे इसके जितने भी यहाँ पे आपके परिणाम आए हैं, रिजल्ट हैं, सब प्रूफ कर सकते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझ में आ गया। कहने का मतलब कि अगर त्रिभुज के दो भुजाओं को है ना, त्रिभुज के दो भुजाओं को मिलाने वाली दो भुजाओं के किसी बिंदु से एक दूसरे को मिलाने वाली रेखा जो तीसरे भुजा के अगर समांतर हो तो अन्य दो भुजाएं जो होती है एक ही अनुपात में बट जाती है। चाहे वह अनुपात आप ऐसा कोई भी अनुपात ले सकते हैं, यानी कि जो इधर में अनुपात लेंगे वही अनुपात इधर लेके चलना। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। थेल्स प्रमेय का कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया। अगला प्रमेय हम लोग देखते हैं। अगला प्रमेय जो है थेल्स का प्रतिलोम जिसे कहते हैं कन्वर्ज ऑफ थेल्स या कन्वर्ज ऑफ बीपीटी। या क्या कह रहा है कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। चलिए एक त्रिभुज बना लेते हैं और फिर इस कंसेप्ट को पहले समझते हैं, स्टेटमेंट को समझ लेते हैं, फिर आगे हम लोग इसको साबित करेंगे। क्या कह रहा है कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को, तो यहाँ हमने त्रिभुज ले लिया है ABC और एक रेखा खींच रहे हैं जो इसकी दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। एक रेखा ऐसे खींच देते हैं, ठीक है। चलिए इसका नाम देते हैं यहाँ पर D और यहाँ पर E। तो यहाँ पे हम दिखा देते हैं कि यह DE जो है ना, DE AB और AC को एक ही अनुपात में विभाजित कर रहा है, तो वह तीसरी भुजा के समांतर होगा, यानी कि यह DE BC के समांतर होगा। ये साबित कर रहे हैं। थेल्स का यह प्रतिलोम है। दिया क्या है, तो दिया है हमारे पास, क्या दिया है कि ABC एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज है, ABC एक त्रिभुज है। और क्या दिया है, और D और E क्रमशः AB तथा या AB और AC को AB और AC को प्रतिच्छेद करता है, प्रतिच्छेद करता है और ये एक ही अनुपात में विभाजित कर रहा है यहाँ पे, यानी कि AD बटा में DB बराबर दिया है AE बटा में EC। एक ही अनुपात में विभाजित हो रहा है, दिख रहा है, कह रहा है ना। तो सिद्ध करना है कि यहाँ पे यह DE जो होगा समांतर हो जाएगा BC के, ठीक है। चलिए तो एक काम करते हैं, यहाँ एक रचना करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं। देखिए कंस्ट्रक्शन क्या करते हैं हम लोग, यहाँ यह DE समांतर BC
सिद्ध करना है। तो हम लोग यहाँ से अभी यही ना समझेंगे कि डी समांतर बीसी के नहीं है। तो एक रेखा हम लोग कुछ इस तरह से खींचते हैं ताकि यह डी ई है ना, इस तरह से खींचते हैं। यहाँ पे इसका नाम देते हैं ई डैश। यहाँ लिख देते हैं कि डी ई डैश समांतर बीसी खींचे। ठीक है, इसको बीसी के समांतर खींचे हैं डी ई डैश को। तो इसको डॉटेड रहना चाहिए क्योंकि ये हमारी रचना है। चलिए इसको डॉटेड कर देते हैं और यहाँ लिख देते हैं कि जहां ई डैश ए सी पर स्थित है। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने प्रमाण की ओर। प्रमाण, चूंकि हमारे पास यहां दिया हुआ है AD बटा DB बराबर AE बटा EC, यह क्या है आपके पास दिया है। ठीक है, यह दिया हुआ है, इसको समीकरण 1 मान लो। अच्छा, हम लोग यहाँ देख रहे हैं DE डैश समांतर है BC के। ये कैसे? रचना से हमारे कंस्ट्रक्शन से हुआ है। तो यहाँ पे अगर हम चाहें तो लिख सकते हैं थेल्स प्रमेय के द्वारा क्या हो सकता है, जब ये इसके समांतर है तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि AD बटा में DB बराबर AE डैश और बटा में E डैश C। यह समीकरण 2 हो जाएगा। समझ गए ना, यह DE डैश समांतर है BC के, तो AD बटा में DB बराबर AE डैश बटा में E डैश C हो जाएगा। चलिए अब यहाँ लिखते हैं समीकरण 1 तथा 2 से। तो यहाँ भी AD बटा DB है, AD बटा DB है, तो ये दोनों बराबर हो जाएगा ना। यानी कि AE बटा में EC बराबर हो गया AE डैश बटा में E डैश C। अब चलिए फिगर देखिए यहाँ पे। तो यहाँ हमने क्या दिखा दिया फिगर में कि AE बटा में EC बराबर AE डैश बटा में E डैश C। ये कब होगा? जब E और E डैश समपाती होंगे तब ना। इसलिए E तथा E डैश समपाती है यानी एक ही जगह पर स्थित है ना, कोइंसाइड है, एक ही जगह पर स्थित है। ठीक है, एक ही जगह पर स्थित है। E और E डैश में कोई फर्क नहीं है, दोनों एक ही जगह पर स्थित है। तो चूंकि हमारे पास DE डैश जो है वह समांतर है BC के हमारे रचना से। अब इसलिए हम लोग चूंकि अब देख रहे हैं कि E और E डैश समपाती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो यहाँ पे E डैश की जगह पे E भी यूज कर सकते हैं क्योंकि दोनों बिंदु एक ही जगह पर स्थित है। यानी कि DE समांतर BC, यहाँ से ये हमारा प्रमाणित हो गया या साबित हो गया। समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं, कोण संधिभाजन प्रमेय यानी एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। चलिए ये देखते हैं प्रमेय क्या है। सिद्ध करें कि त्रिभुज के शीर्ष की आंतरिक या बाह्य संधिभाजक उस कोण को बनाने वाली भुजाओं के अनुपात में आधार को आंतरिक या बाह्य विभाजित करता है। चलिए इसको थोड़ा समझते हैं। यहाँ पे त्रिभुज हम ले लेते हैं, ठीक है, एक त्रिभुज ऐसे लेते हैं और एक और दूसरा त्रिभुज भी ले लेते हैं। 2 त्रिभुज लेना होगा। ऐसा हम लोग क्यों कर रहे हैं अभी आपको समझ में आएगा। एक ऊपर नीचे ले लेते हैं। चलिए यहाँ पे हम लोग 2 त्रिभुज ले लेते हैं। अब इस थ्योरम को हम लोग समझते हैं। चलिए ठीक है, तो यहाँ पे इसका नाम देते हैं इस त्रिभुज का ABC, इसका भी नाम ABC। ठीक है, ऐसा त्रिभुज इसलिए 2 त्रिभुज इसलिए लिए हैं क्योंकि देखिए इसमें 2 बातें कर रही है, एक आंतरिक और एक बाह्य समद्विभाजक, 2 की बात कर रहे हैं। तो हम लोग आंतरिक समद्विभाजक के लिए ये यूज करेंगे और बाह्य समद्विभाजक के लिए ये यूज करेंगे, और नाम सेम रखें ताकि एक ही में दोनों का काम हो जाए। ठीक है, इसी प्रमेय में यह दोनों आंतरिक वाला भी प्रूफ हो जाए और बाह्य वाला भी प्रूफ हो जाए। क्या कह रहा है यहाँ पे? सिद्ध करें कि त्रिभुज के शीर्ष कोण की आंतरिक, पहले आंतरिक के लिए बात कर रहे हैं, आंतरिक समद्विभाजक उस कोण को बनाने वाले भुजाओं के अनुपात में आधार को आंतरिक विभाजित करता है। चलिए यहां समझते हैं। त्रिभुज के शीर्ष कोण का आंतरिक समद्विभाजक, शीर्ष कोण ये A है, इसका आंतरिक समद्विभाजक मतलब यही होगा ये। तो यह आंतरिक समद्विभाजक जो है, कोण का आंतरिक समद्विभाजक, यानी कि यह एंगल जो है इस एंगल के बराबर है। ठीक है, कोण का आंतरिक समद्विभाजक यही ना हो गया, ये कोण इस कोण के बराबर है। समझ रहे हैं ना बात को।
चलिए यह कोण इस कोण के बराबर है। तो आगे क्या कह रहा है कि ये आंतरिक संधिभाजक जो है उस कोण को बनाने वाली, तो कोण को बनाने वाली भुजा कौन कौन सी है, ए बी है और ए सी है, और आधार को आंतरिक रूप से विभाजित करता है, यानी कि ए बी बटा ए सी ये बी ई बटा सी डी के बराबर होगा। उसी तरह से इसमें बात करते हैं, यहाँ पे त्रिभुज ए बी सी लेते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि त्रिभुज के शीर्ष कोण की का बाह्य समद्विभाजक, यहाँ पे अब हम लोग बाह्य समद्विभाजक का बात करते हैं। तो इसमें बाह्य कोण बनाना होगा ना जी, बाह्य कोण बनाना होगा। ये आपका बाह्य कोण हो गया, ठीक है, ये हमने यहाँ पे बाह्य कोण दिखा दिया। चलिए ये आपका इस तरह से, इसका नाम यहाँ पे ई दे देना है। तो ये हमारी रचना में है तो इसको डॉटेड रखना चाहिए था। तो बाह्य कोण आपका यह हुआ बाह्य कोण। अब इस बाह्य कोण का समद्विभाजक हम लोग खींचते हैं। बाह्य कोण का समद्विभाजक कुछ इस तरह से आगे जाएगा, इधर जाएगा ना जी बाह्य कोण का समद्विभाजक। चलिए तो बाह्य कोण का समद्विभाजक बीसी को भी आगे बढ़ा देते हैं, ठीक है। बाह्य कोण का यह समद्विभाजक है, यानी कि यहाँ पे देखो क्या है, यह वाला कोण इस कोण के बराबर है। ये रचना में नहीं, ये डॉटेड नहीं रखो, डार्क ही रखो। चलो समझो, यह कोण इस कोण के बराबर है, इसका नाम यहाँ डी देते हैं। तो यह एडी जो है ये त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष कोण, जो बाह्य शीर्ष कोण है, इसका समद्विभाजक है, यानी कि यह वाला कोण इस कोण के बराबर है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या सिद्ध करना होगा, तो इनके भुजाओं का अनुपात, यानी कि यहाँ पे हम लोग कौन कौन सी भुजा ले लेंगे, ए बी बटा में ए सी बराबर हो जाएगा बी डी बटा में सी डी, ठीक है। जैसे इसमें लिए है वही चीज यहाँ भी लेंगे। चलिए अब इसको साबित करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पहले लिख लेते हैं, दिया क्या है, तो दिया है कि ए बी सी एक त्रिभुज है, तो लिख देते हैं त्रिभुज ए बी सी में ए डी एंगल ए का समद्विभाजक है, एंगल ए का समद्विभाजक है। देख लीजिए या एडी जो है एंगल ए का समद्विभाजक है, यहाँ भी एडी जो है एंगल ए के बाह्य वाले, यहाँ बाह्य कोण के बारे में बात हो रहा है, यहाँ अंतःकोण के बारे में बात हो रहा है। चलिए और तो हमें यहाँ क्या सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है कि इस कोणों को बनाने वाली भुजा का अनुपात, यानी कि ए बी बटा में ए सी बराबर में हो जाएगा बी डी और बटा में सी डी, ए बी बटा ए सी बराबर में बी डी और बटा में सी डी। वही चीज यहाँ भी ए बी बटा ए सी बराबर में बी डी बटा सी डी। चलिए अब यहाँ पे रचना करना होगा। रचना में क्या करते हैं हम लोग, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, एडी के समांतर एक यहाँ पे रेखा खींचते हैं कुछ इस तरह से। चलिए यहाँ पे एडी के समांतर एक रेखा खींचते हैं यहाँ पे, ठीक है, और फिर बी ए को प्रोड्यूस कर देते हैं थोड़ा आगे तक, इसको आगे मिलाने के लिए ऐसे प्रोड्यूस कर देते हैं, ठीक है। तो सोच समझ के बनाइएगा, बहुत ही अच्छा थ्योरम है यह, एकदम सोच समझ के इसको बनाना होगा, थोड़ा सा ध्यान से इसको थोड़ा सा और प्रोड्यूस करना होगा, ज़्यादा ऊपर चला जाएगा। मैं इसको फिर से कंस्ट्रक्ट कर देता हूँ, ठीक है। चलिए हो गया, ये आपकी रचना है तो डॉटेड होनी चाहिए, तो आपको याद रखना होगा ये डॉटेड होना चाहिए। चलिए इसका नाम यहाँ पे कुछ दे दिया जाए, यहाँ पे हम लोग इधर क्या नाम दे देते हैं, तो यहाँ पे हम लोग इसका नाम एफ दे देते हैं, ठीक है। चलो एफ दे देते हैं। उसी तरह से इसमें भी एक करना होगा, इसमें भी रचना करना होगा। हम लोग को एडी के समांतर एक खींचना होगा, तो यहाँ से इस सी से ना खींचे थे, इसमें भी सी से खींचना होगा, तो सी से इस पे ऐसे एक समांतर खींचते हैं, ये ना होगा। चलिए इसका भी नाम हम लोग एफ दे देते हैं, ये भी आपके रचना का भाग है, तो इसको भी डॉटेड कर देते हैं, ठीक है। चलिए तो रचना में ये लिखना होगा कि हमने क्या किया है कि सी एफ समांतर एडी खींचे, ठीक है, या एडी समांतर सी एफ खींचे, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, एडी समांतर सी एफ खींचे। और फिर क्या किए हैं, बी ए को एफ तक बढ़ाया,
BA को F तक बढ़ाया, BA को F तक बढ़ाया। अब देखो नाम इसमें जो है ना आसानी से ले सकें और इसमें भी आसानी से ले सकें, तो यहाँ पे आप चाहो तो इसी भाग के इसी में बीच में एक नाम देते हैं E, ताकि दोनों का नामकरण आसानी से हो सके। जैसे कहने का मतलब कि कभी इसमें नाम लें DAE, तो यहाँ भी DAE से स्पष्ट हो जाए कि दोनों इस कोण के बारे में और इस कोण के बारे में बात हो रहा है। तो दोनों का नाम एक ही जैसा है, इसीलिए मैं बीच में यहाँ E लिख दे रहा हूँ। इसकी कोई जरूरत है नहीं, लेकिन अच्छा रहेगा। चलिए इसका अब हम लोग यहाँ पे प्रमाण देखते हैं। चलो जी प्रमाण देखा जाए। चलिए चूंकि आपके पास दिया है कि AD एंगल BAC का या एंगल A का समद्विभाजक है, सॉरी एंगल A का समद्विभाजक लिखना बेस्ट रहेगा, क्योंकि यहाँ पे अंतःकोण के बारे में बात हो रहा है, यहाँ बाह्य कोण के बारे में बात हो रहा है। एंगल A का समद्विभाजक है, समद्विभाजक है। अच्छा जब यह समद्विभाजक है एंगल A का, तो यहाँ पे एंगल EAD, आप BAD लिखोगे तो गड़बड़ हो जाएगा इसमें नाम, देखो BAD यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा, तो इसीलिए हम लोग इसके अनुसार चलेंगे। एंगल EAD बराबर एंगल CAD, समद्विभाजक है इसलिए बराबर हो जा रहा है EAD और CAD। वही काम यहाँ भी देखो, आप EAD ये वाला कोण हो रहा है और CAD देख रहे हो ना, यहाँ पे समद्विभाजक है, तो दोनों फिगर सेटिस्फाई करे, इस हिसाब से हमें नाम लेके चलना है। चलिए अब हम लोग देखिए, इसको आप काम करिए समीकरण 1 मान लीजिए, ठीक है। उसी तरह से दूसरा अगर हम लोग कहें कि एंगल EAD बराबर में एंगल AFC हो जाएगा, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। ये कैसे हो रहा है, संगत कोण के युग्म है, यह संगत कोण से हो रहा है। देख लो एक्चुअल में यह AD समांतर हम लोग CF खींचे है ना जी, तो यह वाला कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा ना, EAD बराबर में एंगल AFC हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अच्छा उसी तरह से एंगल CAD यानी ये वाला कोण एंगल ACF के बराबर हो जाएगा, एंगल ACF के, यह तीसरा हो जाएगा एकांतर कोण से। तो यहाँ समझने वाली बात है, यह कोण इसके बराबर और यह वाला कोण इस कोण के बराबर और ये आपस में बराबर, यानी कि ये दोनों भी आपस में बराबर हो जाएंगे। तो लिख सकते हैं समीकरण 1, 2 तथा 3 से क्या हो जाएगा, एंगल ACF बराबर में एंगल AFC, ACF बराबर में AFC। और जब यह दो कोण बराबर हो गए तो यह भुजा भी बराबर हो जाएगी, यानी कि AF बराबर में AC हो जाएगा, AF बराबर में AC हो जाएगा, क्योंकि समान कोण की सम्मुख भुजा है, समान कोण की सम्मुख भुजा है, इसलिए यह बराबर हो गई, सम्मुख भुजा है इसलिए यह बराबर हो गई, ठीक है। चलिए अब देखिए आपका AF बराबर में AC हो गया। अब देखो यहाँ पर लिखा है, चूंकि आपके पास दिया है AD समांतर है CF रचना से, ठीक है, रचना से हमने ये समांतर खींचा है। तो जब यह समांतर है तो हम लोग थेल्स प्रमेय से क्या लिख सकते हैं, AB बटा में AF, देख लो AB बटा में AF, आप BA भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। AB बटा में AF बराबर हो जाएगा BD बटा में CD, BD बटा में CD, देख रहे हैं ना, AB बटा में AF बराबर BD बटा में CD हो जाएगा थेल्स प्रमेय से। अब देखो AB बटा में AF किसके बराबर है, तो AF AC के बराबर है, तो इसकी जगह पे AC लिख दे रहे हैं, और इधर आपका BD बटा में CD, यही ना आपको साबित करना था, तो यहाँ से ये आपका प्रमाणित हो गया। तो इस थ्योरम से आपको ध्यान रखना होगा कि किसी त्रिभुज के शीर्ष कोण का समद्विभाजक जो होगा, वह जो कोण बनाने वाली दो भुजाएं होंगी उनका अनुपात और ये आधार के एक ही अनुपात में विभाजित हो जाएंगे, चाहे वह बाह्य कोण भी होगा। तो इसमें भी देख सकते हैं AB बटा AC बराबर BD बटा CD, समझ गया। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो देखने के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, मैंने पूरे बुक का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो।